कथुआर पॉलिटिकल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, थोड़ा देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एनालिसिस में टाइम लगता है। 100 के 100 क्वेश्चंस को कई बार कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये इनका आंसर क्या होगा, तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, प्लान तो ये था कि कल शाम तक डाल देंगे या फिर आज सुबह तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हो पाई, इसलिए हमें इसका ये लाइव सेशन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो इन 100 क्वेश्चन की शिफ्ट 1 के, यानी कि हम बात करने वाले हैं जो शिफ्ट 1 हुई थी पॉलिटिकल साइंस की, उस शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चन हैं, 100 के 100 क्वेश्चन हैं जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर के, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे जो डाउट होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका डाउट रहेगा, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा है कि ये गलत है या ठीक है, क्या इसका आंसर होना चाहिए, एनटीए ने इसका क्या आंसर दिया है, ठीक है, तो वो हम अभी देख रहे हैं। उसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आपका पहला क्वेश्चन है, ए डेमोक्रेसी इज मोर देन ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ ए मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग, हु सेड दिस। देखिए, आपको क्या है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कोटेशन बेस, आपको ये ठीक करने के लिए जो है सबसे ज़रूरी होता है कि जो आपके सामने 4 थिंकर दिए होंगे, उन थिंकर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो कि हाँ, क्या ये इस तरीके की बात कह सकता है। देखो, डायरेक्ट कोटेशन ही पता है आपको कि ये इसने कही है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे समस्या ये है कि आप लोग को ये देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के बारे में बात पूछी गई, लोकतंत्र के शासन के प्रकार से कुछ अधिक है, ये बात पूछी गई। तो ये बात कौन कह सकता है, आपको ध्यान देना है। आपको लगा कि महात्मा गांधी कहेंगे, महात्मा गांधी इस बारे में नहीं कहीं पे कोई बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में इतनी ज़्यादा, क्योंकि महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी एक अनार्किस्ट थिंकर हैं, अनार्की टाइप के थिंकर हैं, वो अराजकतावादियों में गिने जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो सोशल डेमोक्रेट्स हैं। ठीक है, जॉन लोक को आप जब फाइंड आउट करेंगे तो जॉन लोक जो है उस समय तक डेमोक्रेसी के फाउंडर नहीं बने गए थे, लिबरलिज्म के फाउंडर हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी तक के जो मॉडर्न आइडियाज़ है डेमोक्रेसी के, वहाँ पे उनकी जो है थॉट नहीं पहुँच पाई थी। तो मुझे अगर मैं इसका आंसर लगाऊं कि भाई एलिनेट करके क्वेश्चन को कैसे निकाल, तो जॉन डीवी इसका आंसर निकलाएगा, और एनटीए की आंसर की में भी जो है यही आंसर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सोफी और सोफिया इज ए कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। देखिए, आपको लगे कि सोफी कैरेक्टर कौन सी बुक में लिखा है। देखिए, रिपब्लिक में क्यों नहीं है, रिपब्लिक में तो आपको पता है कि सोक्रेटिस है। ठीक है, सोक्रेटिस के बारे में बात हो रही है और उसके साथ में जो कुछ और लोग हैं, तो सोफीज का जिक्र नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक किसकी है, माइकल ऑक्सफोर्ड की जो आप बुक देखेंगे उसके अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद ह्यूमन कंडीशन, हना अरेंट की बुक है। हना अरेंट की बुक ह्यूमन कंडीशन के ऊपर है, सोफीज़ के ऊपर नहीं है। सोफीज़ का मतलब है कि किसी को कैरेक्टर बना करके, तो सोफ़ी एक लड़की है, एक गर्ल को लेकर के यहाँ पे जो वाद विवाद संवाद किए गए हैं, तो वो जो है, जो आपकी मैरी वॉल्सनक्राफ्ट जो है, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, इस बुक के अंदर वो इस तरह की बात करती हैं, उनको कैरेक्टर बना करके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ यूज द टर्म्स इंटरनल रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन इन द डिस्कोर्सेस ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। देखिए, ये इंटरनल रिस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस की जब हम बात करते हैं तो विल किमली का बात करते हैं कि आप जो हैं, जब इंटरनल मतलब कि कन्वर्सेशन होनी चाहिए ग्रुप्स के बीच में भी, और उस ग्रुप्स के अंदर भी, एक ग्रुप जो है उसके अंदर भी कन्वर्सेशन हो, और उस बाकी जो ग्रुप है, आपस में जो ग्रुप रहते हैं, इंटर ग्रुप और इंट्रा ग्रुप, इनके बीच में कन्वर्सेशन होनी चाहिए। ये बात करते हैं विल किमली का बहुसंस्कृतिवाद के अंदर, मल्टीकल्चरलिज्म में। इसके बाद जो बात की जाती है, फॉर हु अमंग द फॉलोइंग एम बी फोस्टर हैज़ स्टेटेड दैट हिज पोलिटिकल थॉट रिप्रेजेंट्स मोर ऑफ ए पैगन रिवाइवल दैन ए प्रोटेस्टेंट रिलीजन। तो यहाँ पे मैकियावली की बात हो रही है कि मैकियावली जो है वो एक प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पैगन पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये मैकियावली हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, इसके बाद होती है, आवर सोल्स हैव बीन करप्टेड इनटू proportion to the advancement of our science and our arts towards perfection, it is mentioned it। यानी कि आप ये बात देखिए, डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट, एक लेक्चर लिखा, एक पेपर लिखा गया था रूशो के द्वारा। कब लिखा गया था? 1751 में। ठीक है, इस पेपर को प्रेजेंट करते हैं, इनको फर्स्ट प्राइज़ भी मिलता है इसके लिए। तो ये इसके अंदर इसकी बात करते हैं, रूशो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरिस्टोटल बुक। तो एरिस्टोटल की बुक्स आपको पता होंगी, पॉलिटिक्स, निकोमेकन एथिक्स और एडोमिन्स एथिक्स। आपको देखते ही वैसे पता चल जाए कि अपोलॉजी जो है वो प्लेटो की बुक है। ठीक है, आप देखते ही आंसर लगा देंगे इसका।
अपोलॉजी के बारे में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट इटर्नल एंड फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो फिक्स टर्म है वो क्या है, शाश्वत और नियत क्या है, ठीक है, पूर्ण तौर पे पूर्ण शाश्वत एवं नियत क्या चीज़ है। तो पहली चीज़ तो यही है कि प्लेटो आइडियल थिंकर हैं, तो वो कभी भी जो है वो मैटर की बात नहीं करेंगे, पदार्थ की बात नहीं करेंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल भी तो मैटर ही बात करता है, ठीक है। डार्कनेस क्या है, डार्कनेस तो उनके जो आपको लगे कि एलोगरी ऑफ केव में वो डार्कनेस की बात करते हैं, वहाँ पर बात करते हैं, वो नहीं होगा। असल में पूर्ण शाश्वत एवं नियत की जब बात होगी तो आइडियलिस्टिक थिंकर हमेशा ये कहेंगे कि यहाँ पे आइडियाज जो हैं वो कंप्लीट हैं, वो फिक्स्ड हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आइडियाज। इसके बाद आता है द एनालिटिक्स इज रिलेटेड टू, एक ही बुक है, कन्फ्यूशियस की बुक है, ठीक है, बहुत बार हम इसको पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा कब और कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के द्वारा कब और कहाँ पर प्रदर्शन किया गया एवं उनके द्वारा एकत्रित होकर के निष्क्रिय प्रतिरोध की विधिवत शपथ ली गई, ठीक है। प्रतिरोध की शपथ जो है जोहान्सबर्ग 1906 1 सितंबर 1906 को जो है ये किया गया था वहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925, सबको पता होगा ईवी रामास्वामी नाइकर, ठीक है, सबको पता होना चाहिए, इसके बारे में तो कोई गलत करेगा नहीं। फिर जैसे कि कौन बात करता है कि शरीयत और जवाबित लो की बात किसने की, किसने डिवाइड किया कानून को, तो जिया बारानी, आप बिल्कुल पढ़ते होंगे इसके बारे में, काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। एम एन रॉय ने अपनी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को जो डिसमेंटल कर दिया था वो कब किया था, तो वो उन्होंने किया था 1948 में, ठीक है। 1946 में उनकी 22 थीसिस आती हैं, तो 22 थीसिस के अंदर उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि विदाउट पार्टी सिस्टम होगा, ठीक है, नॉन पार्टी सिस्टम होना चाहिए। तो नॉन पार्टी सिस्टम की वो बात करते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो, तो उनकी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी होती थी जिसका नाम था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इन 22 प्रिंसिपल में उनकी जब ये बात थी तो उनको ये अपनी पार्टी भी खत्म करनी थी, तो 1948 में वो अपनी खुद की जो पार्टी है उसको भी डिसमेंटल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वाई रॉबर्ट नोजिक एग्री विद अनार्किस्ट असर्शन रिगार्डिंग द पोजिशन ऑफ स्टेट, ठीक है। पिक द इनकरेक्ट आर्गूमेंट, आपको क्या करना है कि यहाँ पे गलत आर्गूमेंट बताना है, आपको ये देखना है कि रॉबर्ट नोजिक जो है अराजकतावादियों के राज्य के दृष्टिकोण से क्यों सहमत थे। आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो अनार्किस्ट हैं उनके कौन से जो आइडिया हैं वो स्टेट के बारे में हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि इट इज़ इंट्रिंसिकली इमोरल, यानी कि राज्य एक अनैतिक है, राज्य जो है वो अनैतिक है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मतलब कि फोर्स का यूज़ करता है, फोर्स का यूज़ करके वो मोनोपोली बनाए रखता है, ठीक है। ये चीज़ दोनों ही चीज़ें आएंगी अराजकतावादी में, क्योंकि अराजकतावादी क्या चाहते हैं कि स्टेट ना हो, स्टेट को खत्म करना चाहते हैं। और रॉबर्ट नोजिक क्या चाहता है कि रॉबर्ट नोजिक चाहता है कि स्टेट जो है वो बिल्कुल मिनिमल स्टेट हो, बहुत कम उसके पास पावर हो, वो इंटरफेयर ना ही करे तो अच्छा रहेगा। तो ये भी बात उसकी सही, इसको भी एक्सेप्ट करेगा, वो इसको भी एक्सेप्ट करेगा। ये व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है, ये बात भी वो एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। नागरिकों के कल्याण की बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना ही अराजकतावादी ये बात कहेंगे कि स्टेट नागरिकता का कल्याण करता है, वो मना करेगा। कल्याण की बात अगर करेंगे तो फिर वो इसकी बात नहीं करेंगे, फोर्स के यूज़ की बात नहीं करेंगे, यानी कि आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ वाला आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर ये बन जाएगा। इसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्या है कि भारत में कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सही नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन जो है जो इन्होंने फ्रेम किया है, इन्होंने जो आंसर दिया है इन्होंने ये वाला, ठीक है। कोई भी राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के सभी परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आग्रह कर सकती है। देखिए बिल्कुल कर सकती है, कोई भी स्टेट जो है वो कर सकती है। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर ये नहीं करती, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मतलब कि गवर्नमेंट लिखा हुआ है और जो राज्यपाल है वो नहीं लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की ही रिकमेंडेशन पे काम करता है गवर्नर भी, ठीक है। गवर्नर को रिकमेंड कौन करेगा, सरकार करेगी, जो राज्य की सरकार है। तो यहाँ पे जो ये आंसर है इसको चैलेंज करने लायक बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है आपका। इस क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि ये चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी मंत्रालय अथवा विभाग को संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को नहीं मानने की शक्ति नहीं प्राप्त है, नहीं प्राप्त है, यानी कि वो उसको कोई अगर संघ लोक सेवा आयोग जो है वो क्या है, वो सिर्फ एक सजेशन दे सकता है, भाई वो आपको रिकमेंड कर सकता है चीज़ें, आप उसकी माने या ना माने आपकी मर्जी है, ठीक है। वो मर्जी है किसी भी मिनिस्ट्री की या फिर सरकार की मर्जी है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये गलत है, सही नहीं पूछना था, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है। तो हमें लगता है कि आंसर 3 होना चाहिए। अगर ये आंसर नहीं चेंज करते तो फिर इनको ये दोनों आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्लेम करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है किसी संसद सदस्य के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो जब संसद सदस्य के वोट की वैल्यू निकालते हैं तो जितने भी स्टेट हैं और जितने भी स्टेट हों या फिर जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्हीं सब के जो विधानसभा सदस्यों के टोटल वोट हैं,
ठीक है, सदस्यों के मतों की कुल संख्या, यानी कि उनके टोटल वोट्स की कुल संख्या, और उनको डिवाइड कर दिया जाता है कि संसद के चुने गए सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है, उसे डिवाइड करके कि ये फॉर्मूला लगाया जाता है उससे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं 16 वाले पे। ये क्या है कि ये दिया कि 86 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया था। तो सीधी बात है यार कि यहाँ पे 86 से एजुकेशन के ऊपर बात करता है, तो माता पिता के लिए जो है एक कर्तव्य दिया गया कि 2002 में आपको जो है हर एक माता पिता का ये फर्ज होगा कि वो अपने बच्चे को जो है स्कूल में भेजे, उसको शिक्षा का अधिकार दिया जाए, ठीक है, वो माता पिता का कर्तव्य होगा बच्चे को पढ़ाना, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर। ओके, 2 आंसर हो गया। इसके बाद जो है हमें दिया गया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 जो बना था उसमें कौन से जो है वो 6 धर्म जो है वो शामिल किए गए हैं। तो 6 धर्म आपको पता ही है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है, ठीक है। भारत में यहूदी कम है, ठीक है, तो वो नहीं आएंगे, बही नहीं है, सिंधी नहीं है, ये नहीं आएंगे, ठीक है, तो इनको हटा दिया जाएगा। तो ये 6 आएंगे यहाँ पे। इसके बाद जो है आपका आता है हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्ट्स द इलेक्शन एट पोलिंग स्टेशन। देखिए यहाँ पे क्या कि पोलिंग एजेंट कौन होता है, जो हम खुद बैठाते हैं वहाँ पे जाकर के वो बैठता है। रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ नहीं पहुँचता है। रेवेन्यू ऑफिसर भी नहीं आता है। तो प्रेसिडिंग ऑफिसर क्या होता है, प्रेसिडिंग ऑफिसर का मतलब होता है कि जो पीठासीन अधिकारी है या जो बूथ का अधिकारी है, जो वहाँ पे एक व्यक्ति को बैठाया जाता है वोट करवाने के लिए, वो व्यक्ति यहाँ पे काम करता है करके, ठीक है, तो उसको पीठासीन अधिकारी बोला जाता है, प्रेसिडिंग ऑफिसर बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कौन जनहित याचिका के अगवा प्रदर्शक कौन थे। तो यहाँ पे सबको पता है कि PN भगवती जो हैं वो इसके सभी बता देंगे इसके बारे में। इसके बाद है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, इसके बारे में आपको पता है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसका कंट्रीब्यूशन रहा है इसको फ्रेम करवाने में। तो जॉन द्रेज और डॉक्टर अमर्त्य सेन भी इसके साथ में थे। जॉन द्रेज और डॉक्टर अमर्त्य सेन जो है वो भारत में जो मनरेगा है उसको लाने में सबसे बड़ा उनका योगदान रहा है, ठीक है। कई लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सर यहाँ तो अरुणा रॉय होना चाहिए था, नहीं, अरुणा रॉय का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। अरुणा रॉय जो हैं वो आपके दूसरे मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, एंड जो आपका RTI वाला मूवमेंट है वो उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए जो सिटीजन चार्टर है, सिटीजन चार्टर के अंदर क्या चीज़ है कि जो आपकी मतलब कि 6 सिद्धांत, उनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है यहाँ पे। तो आपके पास कौन सा सिद्धांत नहीं होगा, देखिए आप चॉइस आपके पास होती है, आप इसके अंदर बताना होता है कि इसके अंदर 6 सिद्धांत में जो चॉइस दी जाएगी, अब वैल्यू क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, कोई भी चीज़ खरीदनी है या भी कोई भी चीज़ प्रोडक्ट की जिम्मेदारी किसकी है, ठीक है। क्वांटिटी की यहाँ पे नहीं बात की जाती, क्वांटिटी कितनी है क्या, वो नहीं बात होती है इसके अंदर। क्वांटिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे लागू नहीं होता है। आपकी चॉइस कि आप क्या चॉइस कर रहे हैं, वैल्यू उसकी क्या वैल्यू, उसका मूल्य क्या है, जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी किसकी, कौन इसका जवाबदेह होगा बाद में, ठीक है। नागरिक चार्टर आंदोलन में ये 6 बातें में से 3 बातें ये थी और चौथी बात जो वो नहीं थी यहाँ पे। इसके बाद आता है 52nd अमेंडमेंट जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। ये बात बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। हेनरी फ्योल के लूथर गुलिक ने जो है वो 4 P's का जो फॉर्मूला दिया था, P4 का जो है, ठीक है, उसमें क्या की पर्पज, पर्सन, पैलेस, प्रोसेस, ये सब चीज़ें रखी गई हैं। ये लूथर गुलिक की, ये आपको बहुत सिंपल है, ये बहुत आसानी से कर लेंगे आप। इसके बाद आता है आपका ये क्वेश्चन है 1012024, ये वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक बड़ी समस्या है कि इन्होंने आंसर क्या दिया है, इन्होंने आंसर दिया है 2 नंबर आंसर दे रखा है NTA ने, ठीक है। यहाँ पूछा गया कि फॉलोइट के अनुसार शक्ति और सत्ता के बीच में अंतर क्या है, इन दोनों में पावर एंड अथॉरिटी के बीच में क्या अंतर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो वो बताना हमें, डिफरेंस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये बात आती है कि यहाँ जो आंसर बनता है तो ये क्या बनता है, कई जगह पे दिया भी गया है, तो सबसे जो रेलिवेंट आंसर जो अगर इसका बन सकता है तो वो बन सकता है 4th आंसर मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है यहाँ पे। लेकिन ये डिबेटेबल हो सकता है, यहाँ पे जिसने क्वेश्चन बनाया है, जिसने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करके दिया है NTA को, वो उन्होंने कोई रेफरेंस भी दिया होगा कि यहाँ पे ये चीज़, तो उनसे पूछा जाएगा बाद में कि क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, गलती तो नहीं होगी ये लिखने में, ठीक है, हो सकता है टिक करने में गलत हो गई है। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है, ठीक है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर इसका 4th होना चाहिए, 2nd आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए कई लोगों को ऐसा भी लगे कि 3rd भी आंसर हो सकता है, आप 3rd पे भी टिक मार्क कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, चैलेंजेबल क्वेश्चन तो है, लेकिन डिबेट भी आपके साथ खड़ी की जा सकती है कि या ये भी कहा गया है, क्या ये भी कहा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो संभावना लगेगी वो आपको लगेगी 4th वाली, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद है द
लिटरेचर ऑन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेज एम्फेसिस। ठीक है, देखिए किसी का रिप्लाई अभी आप कर रहे होंगे तो कमेंट में, मैं रिप्लाई करने की अभी क्षमता में नहीं हूँ, अभी नहीं कर सकता। ठीक है, बाद में कर दूंगा, मैं बाद में देख देख के कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो जो लिटरेचर और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेज एम्फेसिस, देखिए नवीन लोक प्रशासन पर आधारित साहित्य निम्नलिखित पर बल देता है, यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो आर्गूमेंट है वो क्या है, सीधी सी बात है। तो वो क्या बात करेगा, वो रेलिवेंस, वैल्यू, इक्विटी और चेंज, ये 4 बातें वो करता है। ये आपको याद रख लेनी है। ठीक है, ये हमेशा ही आती रहती हैं, बार बार पता चलता रहता है इसके बारे में। जिसने पढ़ा होगा उसको अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, अब यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या डाल रखा है। इसके बाद विच ऑफ द फिफ्थ स्टेज ऑफ पॉलिसी साइकिल अकॉर्डिंग टू हेराल्ड लासवेल। हेराल्ड लासवेल ने जो है पॉलिसी साइकिल के बारे में स्टेज बताई है। तो 5वीं स्टेज क्या है, नीति चक्र की 5वीं अवस्था क्या होगी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे होगा एप्लीकेशन, लास्ट 5वीं स्टेज में एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, अनुप्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सा मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान से संबंधित है। तो ये जो आपका मंत्रालय है, ये जैसे कि इनका जो आंसर है इन्होंने दे रखा है शायद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। लेकिन यहाँ पे एक खेल हो सकता है कि जल एवं स्वच्छता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन क्यों नहीं है। ठीक है, लेकिन जरूरी है कि मुझे लगता है कि एनटीए का आंसर ये ठीक मिलेगा, एनटीए इसको चेंज नहीं करने वाली है। तो मुझे लगता है कि मत करिए इसको चैलेंज, इस क्वेश्चन को चैलेंज करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ठीक रहेगा, इतना ही आप रखें तो बहुत ठीक है। ठीक है, ये इन्होंने जो आंसर देगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इनकी जिम्मेदारी बनती भी है। ठीक है, इनके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। आप जो है मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसके अंदर जाके देखिएगा कि वहाँ पे आपको जल एवं स्वच्छता मंत्रालय की कौन सी पॉलिसीज होती हैं, कौन से काम वो करता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो कौन से काम करते हैं। ठीक है, उनके द्वारा भी जो है ये काम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उलझ सकते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज और टू ब्रिंग सोशल ऑडिट लॉ, यानी कि कौन सा स्टेट था जो जिसने सोशल ऑडिट को लागू किया है। तो सबसे पहले आता मेघालय, मेघालय ने इसको लागू कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद गुड गवर्नेंस। ये आपके बिल्कुल, अगर कोई ये कहे ना कि भाई देखो आपने गलत कर दिया, सेकंड शिफ्ट का देख लीजिए, सेकंड शिफ्ट में ही यही क्वेश्चन है, उनको मिलान करने की बात आ रखी है। तो वहाँ पे जो है किसी को भी चेक करना हो तो किसी को लग रहा है कि नीति आयोग तो नहीं है, नीति आयोग तो बिल्कुल नहीं होगा, छोड़ दीजिए नीति आयोग के बारे में। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन यही होगा। ठीक है, कई लोगों ने कहा कि नहीं सर ये नीति आयोग तो हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस का इंडेक्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ये जारी करते हैं, इसको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन एज ए हाइड एक्ट। ठीक है, हाइड एक्ट, जो हाइड एक्ट क्या है कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो है, जो 2008 में जो है न्यूक्लियर डील हुई थी, तो जो वो न्यूक्लियर डील थी जो इंडिया की, वो उस न्यूक्लियर डील के बारे में ये एक्ट था। ये क्या है कि वहाँ पर हाइड नाम के कोई व्यक्ति हैं, वो उस समय पे जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर होते थे, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था वहाँ की कांग्रेस में। ठीक है, सीनेट में प्रेजेंट किया था, सीनेट को पास करना था, तो ये हाइड एक्ट बना था वहाँ पे। ठीक है, 123 एक्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, 123 एक्ट, तो इंडिया यूएस इंडिया पीसफुल एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन एक्ट था ये। ठीक है, इसको कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। पंचशील के प्रिंसिपल क्या है आपको देखना है। ABD देखिए, ABD आंसर इसका A, B और D। ठीक है, इंटरफेरेंस इन ईच अदर अफेयर्स, एक दूसरे के काम में टांग अड़ाना, ये तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, इक्वल एग्जिस्टेंस, ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो ABD इसका आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, यानी कि हम जो है एक दूसरे के काम में, मतलब कि एक दूसरे की संप्रभुता, अखंडता और इन चीज़ों की इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, और म्यूचुअल कोऑपरेशन बना के रखेंगे, नॉन एग्रेशन के साथ रहेंगे, और जो ट्रेड है, ट्रेड में बेनिफिट जो म्यूचुअल तौर पर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो आता है कि व्हेन डिड ए फीमेल पुलिस पर्सन्स फ्रॉम इंडिया टुक पार्ट इन फर्स्ट एवर पीस कीपिंग ऑपरेशन, यानी कि भारत की तरफ से पहली महिला कौन थी जो पीस कीपिंग ऑपरेशन में गई थी। ठीक है, भारत की पहली महिला पुलिसकर्मी। ठीक है, सर्वप्रथम शांति स्थापना अभियान जो है उसके अंदर भाग लेती हैं, तो ये लेती हैं 2007 के अंदर, 2007 में। इसके बाद जो आता है आपका वो आता है विस्तारित पड़ोस, यानी कि एक्सटेबल नेबरहुड। भारतीय विदेश नीति का अवधारणात्मक छत्र, यानी कि अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल अम्ब्रेला बन गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भारत के विस्तारित पड़ोस के कार्यक्षेत्र में अंतर्गत नहीं आता है। तो भारत का जो है, हम देखें कि भारत के जो पड़ोसी हैं उनके बीच में कौन सा नहीं आता है। जब आपको पता चलेगी, आप ये देखेंगे कि भारत जो है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि जब हम भारत की बात करते हैं तो आप जो है यहाँ से शुरू हो जाइए, अफ्रीका से शुरू कर दीजिए। ठीक है,
तो हम जो है इस तरफ जो है जब ये बना देते हैं तो इधर से जो है, इधर से बनते बनते जो है वो इंडिया बन जाता है, यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इंडिया जब बनता है तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि हम चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे कि हम ये मैप बना रहे हैं तो इधर जो चले जाते हैं, इधर वाला जो एरिया, आसियान वाला जो एरिया आता है, ये साउथ चाइना सी वाला एरिया बन जाता है यहाँ पे इधर। ठीक है, तो साउथ चाइना सी पे तो हमारी लड़ाई रहती है, इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया की लड़ाई रहती है, इंडिया इसके ऊपर अपनी बात करता है। फिर ये यहाँ पे जो है ये स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर क्या है कि इस स्वेज नहर के अंदर भी जो है हम अपना ये कहते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इजराइल है स्वेज नहर के बिल्कुल ऊपर, तो इजराइल यहाँ पे भारत का अच्छा मित्र देश है। तो हम स्वेज नहर के साथ भी जो है अपने नेबरहुड एक्सटेंडेड यानी कि अपने पड़ोसियों को बढ़ाने की क्षमता में आ चुके हैं। लेकिन हम पूर्वी अफ्रीका के जो ये यहाँ पे है, यहाँ हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम यहाँ पे हम कुछ ऐसा करें। ठीक है, तो पूर्वी अफ्रीका की, ईस्टर्न अफ्रीका की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे ये दे रखा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुपक्षीय कार्रवाई के अंतर्गत 5S की बात की। तो 5S में कौन सी चीज़ नहीं है? ठीक है, तो वहाँ पे जो चीज़ नहीं है वो है जैसे कि सम्मान तो है, ठीक है, संवाद भी है, समृद्धि भी है, ठीक है, हार्मनी नहीं है, सामंजस्य बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सम्मान, संवाद, समृद्धि, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके बाद है इन विच कॉन्फ्रेंस द डिसीजन टू सेट वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को कौन सी कॉन्फ्रेंस से बनाया? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर 1944 में जो वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद विश्व बैंक यही है। ठीक है, इसके बाद UN यूनाइटेड नेशन कब बनाया गया? तो 1945 में। काम कब करना शुरू किया? 1946 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किससे निकलता है? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से। ठीक है, वाशिंगटन कंसेंसस से, यहाँ से निकल करके आते हैं। इसमें क्या है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। कंटेनमेंट किसने कॉइन किया था वर्ड? जॉर्ज कैनहैन में। कंटेनमेंट यानी कि प्रभाव की रोकथाम, यानी कि ये कोल्ड वार के समय की बात है, कोल्ड वार के समय की बात है। ठीक है, कई लोगों को लगा होगा कि जॉर्ज मार्शल क्यों नहीं है। जॉर्ज मार्शल उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर होते थे अमेरिका के। तो जॉर्ज मार्शल जो है, उन्होंने जो है मार्शल प्लान लॉन्च किया था। तो मार्शल प्लान जब उनका लॉन्च हुआ था तो उसमें भी यही बात थी कि वो USSR का जो प्रभाव है उसको रोकने की बात कर रहे थे। लेकिन ये शब्द किसने कॉइन किया था? ये किया था जॉर्ज कैनन ने। ठीक है, जॉर्ज कैनन ने, ये बात ध्यान रखनी है। हु कैटेगराइज इंडिया एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट विद एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यानी कि इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एडवांस रिस्पॉन्सिबल कंट्री किसने माना है? ठीक है, तो कौन से राष्ट्रपति हैं? तो 2005 में कौन होते थे अमेरिका के राष्ट्रपति? जॉर्ज W बुश, सबको पता है। ठीक है, उनके साथ ही डील होती है भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, उनके साथ ही डील हो रही थी। ठीक है, 2008 में कंप्लीटली साइन होती है और उस समय पे जो है कौन बन जाते हैं? बराक ओबामा। ठीक है, बाद में, लेकिन प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश जो, उनकी ये कोटेशन है, उन्होंने ये बात कही थी। इसके बाद जो है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ये करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में आप देखिए, पहली चीज़ तो कि टर्म क्या है कि इकोलॉजिकल हैज़ ग्रीक रूट्स से होकर क्या है, अर्नेस्ट हैकल ने इसको कॉइन किया है। एंड्रू डबसन जो है मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन एनवायरमेंटलिज्म एंड इकोलॉजिज्म, इन्होंने इसके बीच में डिस्टेंस की बात की है। ठीक है, मध्य विभेद किया है, यानी कि बीच में इनके भेद कर रहे हैं, उनको डिफरेंस बता रहे हैं। तो ये तीनों बात ठीक हैं, तीनों बात ही जो है वो ठीक है। ठीक है, ग्रीन आइडियोलॉजी डिबेट्स इन द 16th सेंचुरी, ग्रीन आइडियोलॉजी 16th सेंचुरी डिबेट है, ये तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, आप देखते ही काट देंगे इसको। तो आपको ध्यान रखना है कि ABC आपके ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद जो है आगे चलते हैं। आगे ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, CA। ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने आंसर दिया है, इन्होंने जो आंसर दिया है, इनका जो आंसर दे रखा वो दे रखा BC-D, इन्होंने आंसर दिया B, C और D। ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसको चैलेंज करना चाहिए। क्वेश्चन ID है ये वाली 12040 इसकी क्वेश्चन ID है। तो यहाँ पे ये कहा कि किसका कथन कि अधिसंरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर जो है वो एक रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है, रिलेटिव ऑटोनॉमी के रूप में जो सुपर स्ट्रक्चर को बताया है। तो यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो जो नियो मार्क्सिस्ट हैं, लुई अल्थुजर, निकोलस पोलांज, ठीक है, ये लोग बात करेंगे। माओ जेडंग तो बात ही नहीं करेंगे, माओ जेडंग तो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट है भाई, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म है। ठीक है, वैसे रिलेटिव ऑटोनॉमी जो है इसकी बात तो होती है, लेकिन माओ जेडंग यहाँ पे नहीं बात करते, ग्रामसी की बात नहीं करते हैं। लुई अल्थुजर, पोलांज दोनों के एक जैसे विचार हैं। आप या तो C को हटा दीजिए, ठीक है, तब आप ये कहें कि माओ और ग्रामसी कर रहे हैं, तब आपकी थोड़ी बहुत बात जमती दिखे, लेकिन मुझे लगता है सही नहीं जम रही है बात। A और C जो हैं ये मुझे ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है यहाँ पे।
ठीक है। ए और सी जो है लुई अल्थुजर और निकोलस पुलान जो हैं वो स्टेट की जो बात करते हैं कि स्टेट जो है वो अपने आप में एक बड़ी संस्था है और उसका यूज़ किया जा सकता है। रिलेटिव ऑटोनॉमी में जब बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर की कि रिलेटिव है, आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, इसलिए ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ऑटोनॉमस बॉडी की जब ये बात करते हैं तो स्टेट जो है, स्टेट एक ऑटोनॉमस बॉडी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये निकोलस पुलांज और लुइस अल्थुजर, मुझे आंसर इसका ये लग रहा है। तो इसको चैलेंज करने की मुझे लगता है कि रखनी चाहिए, कोई ना कोई तो चैलेंज जरूर करेगा इसे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 12041 में, ठीक है। इनका आंसर जो है 12041 में द प्रिंस जो है उसमें कौन सा कथन सही है। पहली चीज़ तो ये कि लोकतांत्रिक भावना के साथ लिखी गई है, बिल्कुल नहीं लिखी गई। ये कौन कहता है कि ये लिखी गई है, डेमोक्रेसी के साथ तो लिखी ही नहीं गई, ठीक है। ये बात तो पूरी मोनार्की को सपोर्ट करने वाली है। द्विनैतिकता यानी कि ड्यूल, ये किस चीज़ की बात करती है, ड्यूल मोरालिटी की, बिल्कुल सही। लाइन एंड फोक्स, याद रखिए लाइन एंड फोक्स की बात करती है इस किताब में। ये पुस्तक अपने धर्मनिरपेक्ष विरोधी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये बात कैसे हो सकती है, इस बात को समझिए। धर्मनिरपेक्षता के विरोध में नहीं है, ये तो बिल्कुल सेकुलरिज्म को ओरिजिनेट करने वाली बात है, ठीक है। सेकुलरिज्म की पहली बात अगर कर रहे हैं तो मॉडर्न टाइम में मैकियावेली कर लें, इसलिए उनको मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का फादर माना जाता है। ये पुस्तक जो नागरिक सेना की बात करती है, हाँ सिविल सोसाइटी की बात करती है। सिटीजन आर्मी जो वो होनी चाहिए, नेशनल आर्मी जो हो इनसे बन के मिलनी चाहिए। तो इनका आंसर जो बी एंड डी ये होना चाहिए, ठीक है। ये आंसर होगा इसका बी एंड डी, ठीक है। इसके बाद जो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट इन रिग्रेट टू जॉन लॉक। जॉन लॉक से रिलेटेड आपको बताना है कौन से ठीक है। देखिए क्या लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि पॉपुलर सोवरेनिटी की अगर बात करते हैं तो वो बात करते हैं रूशो। जब आप रूशो को पढ़ेंगे तो रूशो पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करते हैं, ये बात नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप डी को तो निकाल दीजिए, जहाँ भी डी आपको दिखाई दे, डी यहाँ पे, तो दो आंसर तो आपके वैसे ही डिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बचता ए बी सी या फिर बी सी, एक और दो में से। अनुभववाद के समर्थक थे, बिल्कुल थे। सब्सक्राइबर एम्पेरिसिज्म के समर्थक थे। ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन कंडीशन, ये इनका लिखा हुआ आर्टिकल है, ठीक है। लिमिटेड स्टेट की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ए बी सी तीनों ठीक हो जाएंगे फिर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट रेफरेंस ए टैगोर फिलोसफी। टैगोर फिलोसफी से रिलेटेड देखिए, टैगोर की फिलोसफी क्या कहती है। टैगोर सच्ची स्वतंत्रता यानी कि ट्रू डेमोक्रेटिक की बात, फ्रीडम की बात करते हैं, बिल्कुल ट्रू फ्रीडम का उनका कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद वो बात करते हैं कि टैगोर अपीयर्स टू बी ए सीकर टू एटर्नल ट्रूथ की बात करते हैं, एटर्नल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद टैगोर सपोर्ट क्रिएटिव, ये ना कि ये यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं, एटर्नल यूनिवर्सलिज्म, ठीक है, उसकी बात कर लें। टैगोर सपोर्टिव क्रिएटिव यूनिटी अमोंग डाइवर्सिटी, तो यूनिवर्सलिज्म की बात करेंगे तो ये क्या है कि ये विविधताओं को एक साथ जोड़ने की बात करें तो ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दंड नीति अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। कौटिल्य की दंड नीति के प्रावधान क्या है, ठीक है। तो सीधी सी एक चीज़ इसमें से निकाल लीजिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद द स्टेट। ये इसकी दंड नीति का पार्ट नहीं है। ये जो चार प्रिंसिपल है ये चारों के चारों इसके दंड नीति के प्रिंसिपल हैं कौटिल्य की, ठीक है। ये आपको याद रख लेने हैं, तो इसका आंसर ठीक है। कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य यही हो गया। इसके बाद चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम। एक पॉलिटिकल सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं, एक राजनीतिक व्यवस्था के क्या फंक्शन जो है वो क्या काम करती है। पहली चीज़ तो कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करती है, बिल्कुल करती है, ठीक है। पॉलिटिकल डिके तो बिल्कुल नहीं करेगी वो, क्योंकि वो तोड़ना नहीं चाहेगी किसी भी चीज़ को। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट जो है वो करती है, हाँ सामाजिक भर्तियाँ जरूर करती है, रेवोल्यूशन नहीं करती है। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम रेवोल्यूशन की बात नहीं करता, तो ए एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड फैक्टर लीड टू रेवोल्यूशन इन ए पॉलिटिकल सिस्टम। एक पॉलिटिकल सिस्टम में रेवोल्यूशन को लीड करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त कौन करते हैं। एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंदर अगर रेवोल्यूशन हो जाए तो वहाँ पे कौन से कारक होंगे जो जिम्मेदार होंगे। एक चीज़ तो ये होगी, क्लास डिवीजन हो जाएगा, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल इन मास का हो जाएगा, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, शांति की तीव्र इच्छा, ये तो कभी नहीं हो सकता भाई। अभिवर्धन परिवर्तन ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी, ओके। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में बताना है, जो कि किसके बारे में है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में होंगी, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, दल बदल विरोधी कानून स्पीकर या अपनी पार्टी को छोड़ने की स्थिति में अनुप्रयोज्य होता है, ठीक है। देखिए यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज एप्लीकेबल, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो हो वो एप्लीकेबल होता है जब वो अपनी पार्टी को छोड़ दे, ठीक है,
अपनी पार्टी को छोड़ने में, ठीक है, एप्लीकेबल होता है, नहीं होता है, उसके ऊपर नहीं होता है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं होता। बाकी ये दोनों चीज़ें जो ये बनेंगी, स्पीकर को उसके पद से हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचाराधीन हो तो अध्यक्षता नहीं करता, यानी कि जब स्पीकर को हटाने की बात हो तो वहाँ पे मामला चल रहा है तो फिर कोई और मामला सुनता है, वो अध्यक्ष नहीं सुनता है। और जब स्पीकर को पद से हटाए जाने की बात हो तो उसके पद से जब को हटाना हो तो किसी मामले में वो सदन में मतदान कर सकता है, यानी कि वोट तो कर ही सकता है, ठीक है। तो ये हम चीज़ें रख सकते हैं बी एंड सी, ठीक है। इसके बाद है कि आपको बताना प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल के बारे में वीडियो आपके सामने डाल भी रखी होगी शायद, इसके ऊपर यूट्यूब पे चेक करना, बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम केस आया हुआ है। तीनों केस ये दे रखे, तीनों केस हमने डिस्कस कर रखे हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे बेरुबाड़ी केस में क्या कहा कि संविधान का भाग नहीं है, केशवानंदन भारती में क्या कि हाँ संविधान का भाग है, ठीक है, और LIC केस में क्या कि इसको संविधान का भाग नहीं है। ये मान लिया था क्या? नहीं माना था, भाग है, ये बात कही गई थी। तो ए और बी जो है वो इसके आंसर सही होंगे, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेंथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है? सबसे कॉन्ट्रैरी क्वेश्चन बता रहे हैं इसको, कि राष्ट्रों के बीच वस्तुएं एवं सेवाओं के मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। इन्होंने आंसर जो माना है, यहाँ पे जो आंसर माना गया है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी कि क्या करता है कि प्रमोशन फ्री ट्रेड्स को प्रमोट करता है। स्ट्रेंथ द मार्केट इकोनॉमिक ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि विकासशील और विश्व की बाजार व्यवस्था को मजबूती मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा वो मानते हैं कि ये मिलती है या नहीं मिलती है। देशों के मध्य सामाजिक आर्थिक अंतक्रियाओं को बढ़ावा मिलता है, अंतक्रियाएं बिल्कुल बढ़ती हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। धनी एवं निर्धन देशों के बीच विषमता में वृद्धि होती है। इसके ऊपर डिबेट हो रही है कि ये क्यों नहीं दे रखा है, A B C और D भी तो होना चाहिए। तो D भी तो सही कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो है, जो धनी देश है, निर्धन देश है, उनके बीच में विषमताएं बढ़ी हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चैलेंज बनता है, लेकिन उन्होंने तीन जो ऑप्शन दिए वो तीनों ठीक हैं, एक को छोड़ा है वो ठीक नहीं है, बाकी तीन जो वो तीनों ठीक हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन, एवरी रिलीजन डिनोमिनेशन सेल हैव द राइट, उनको कौन से राइट मिले हुए हैं? इसको जो मिले हुए हैं, आप एक चीज़ इसमें से निकाल दी, टू मैनेज सोशल अफेयर्स। सोशल अफेयर्स को मैनेज छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें वो करते हैं, चारों की चारों चीज़ें जो हैं वो करेंगे, A B B B और D B, सॉरी C और E, ठीक है, ये नहीं करते हैं, सोशल अफेयर्स नहीं करते हैं इसके अंदर। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन था। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्लासिकल थ्योरी है, परंपरागत थ्योरी जो है, वो क्या कहते हैं, शास्त्रीय सिद्धांत क्या कहते हैं कि इसमें एक बात तो ये कि इट प्लेड ए नोटेबल रोल इन रैशनलाइजिंग एंड इवन स्टिमुलेशन प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद इट फॉर्मुलेट एट ए सेट ऑफ कंसेप्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद इट वाज द फर्स्ट टू, एक कॉन्सेप्ट तो तैयार करते ही हैं, रैशनलाइजेशन के और सिमुलेटेशन प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट टू प्रपोज द आइडिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सेपरेटली एक्टिविटी। तो इसको अलग भी बात करते हैं, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की भी बात यहाँ पे होती है। तो ये तीनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फेरल हैडी का क्वेश्चन है, फेरल हैडी जो तुलनात्मक लोक प्रशासन में किन मुद्दों से संबंधित है? तो ये लगभग सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वो बात करते हैं फेरल हैडी, ठीक है, तुलनात्मक लोक प्रशासन में के बारे में जो बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका D, विच आर द नॉट ट्रू अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL के बारे में जो बात की गई है, यहाँ भी डाउट भी हो सकता है आपका, केवल पंजीकृत नागरिक समाज संगठन दाखिल कर सकते हैं। सही नहीं बताना आपको, सही नहीं है। PIL से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो सामाजिक संगठन जो पंजीकृत हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, वही कर सकते हैं। नहीं, ये बात तो गलत हो गई, बिल्कुल गलत है। PIL 32 और 226, अगर ये दोनों, अगर एक होगा तो दोनों होंगे, तो B और C तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो B और C तो जो यहाँ पे बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि D जो है PIL को दाखिल करने के लिए कोर्ट शुल्क नहीं लगाएगा, यानी कि कोर्ट शुल्क तो लगता है भाई, देखो फाइल लगाएंगे तो वहाँ पे पैसा तो लगेगा ही। तो A और D जो है वो इसमें गलत हैं, तो ये सही नहीं है PIL से रिलेटेड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद चलते हैं हम 2019 के RTI अधिनियम के अंतर्गत जो बातें की गई हैं उसके ऊपर बात करते हैं। 2019 में क्या किया गया था, RTI के अंदर संशोधन हुआ था। तो संशोधन में ये बात रखी गई कि यहाँ पे जो है, पहली चीज़ तो ये कि 5 वर्ष की निश्चित अवधि थी, अब उसको सरकार की इच्छा पे छोड़ दिया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे 10 से अधिक केंद्रीय सूचना, नहीं, ये नहीं किया गया है, ठीक है। अब आयुक्त के वेतन एवं भत्ते जो है वो भी सरकार के द्वारा निर्धारित होंगे, ये कर दिया गया है, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। सूचना आयुक्त की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष कर दी गई, नहीं, ये भी नहीं है,
तो ये दो हैं, ए और सी, इसका आंसर हो जाएगा। फिर है व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जो कोर वैल्यूज हैं वो क्या हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कोर वैल्यूज़ की अगर हम बात करते तो सीधी बात आएगी कि ब्लेंड ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, यानी कि आइडियलिज्म और रियलिज्म का एक मिश्रित रूप है। वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस की बात करता है, ठीक है। एंटी इंपीरियलिस्टिक एंड एंटी कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो इन साम्राज्यवादी और जो कॉलोनियल बात होती है कि उपनिवेश विरोधी है, ठीक है। साम्राज्यवाद विरोधी और उपनिवेश विरोधी तीनों हुई हैं, ठीक है। तो ये तीन आ जाएंगे यहाँ पे। विस्तार की हम बात नहीं करते, नेबरहुड फर्स्ट की बात भी जो बाद में आई है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा डाउट है कि यहाँ पे जो है ये विशेषताएं थी भारतीय शीत युद्ध की, कौन सी विशेषताएं। देखिए, परमाणु हथियारों की दौड़ थी, ये बिल्कुल नहीं थी। कोल्ड वार के अंदर जो है वो परमाणु हथियारों के ऊपर बात ही नहीं हो रही थी। प्रोपेगेंडा युद्ध था, ठीक है। प्रोपेगेंडा करके युद्ध लड़ा, प्रोपेगेंडा तो थे ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ में कि मेरी विचारधारा ठीक है, इसकी नहीं है, इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये वो बातें हैं। प्रोपेगेंडा के थ्रू जो वो दूसरे देशों में फैलाई जाती, न्यूज़ चैनलों में चलाई जाती है, ठीक है। तो प्रोपेगेंडा तो चल ही रहा था। गुटनिरपेक्ष देशों के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी कब की गई थी? मुझे तो नहीं लगता नहीं की गई थी, ठीक है। नाकेबंदी थी क्या? नहीं थी। तो ये तो विशेषता है ही नहीं, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। हथियारों की दौड़ नहीं थी, ये भी नहीं थी, ठीक है। तो यानी कि ए वाला और सी वाला ये तो हो गए। तीसरे विश्व के देश इसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे, यानी कि क्या डायरेक्ट इन्वॉल्व थे वो देश? मुझे लग रहा है कि नहीं थे, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है वो समस्या ये आ रही है, इन्होंने पूछा है कि नॉट फीचर ऑफ कोल्ड वार। तो कोल्ड वार का फीचर ना तो ये है ए वाला पार्ट, ठीक है, ना ये मतलब कि प्रोपेगेंडा तो है, बी तो है, प्रोपेगेंडा तो था, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। तो एक तो हो गया ए, ठीक है, यानी कि ए तो इसका फीचर नहीं है, बी तो है। देयर वाज इकोनॉमिक ब्लॉकेज अगेंस्ट द नॉन अलाइंड कंट्रीज। नॉन अलाइंड कंट्रीज के खिलाफ क्या ब्लॉकेज थी? नहीं यार, ब्लॉकेज तो कहीं पर भी नहीं की गई थी। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वर डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्या वो इसमें इन्वॉल्व थी? डायरेक्टली इन्वॉल्व थी? ये नहीं है। इन्वॉल्व कौन सी कंट्रियाँ थी? जो रसिया के साथ कंट्री हैं और दूसरी कंट्री। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने क्या किया था, वो तो नेम बना लिया ना उन्होंने तो अपना, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वो किस लिए चल रहा है, वो कैसे इन्वॉल्व हो सकती हैं किसी भी अलाइन में? कुछ कंट्रियाँ हो सकती हैं, लेकिन पूरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को आप डायरेक्टली कहेंगे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं? नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी। इनडायरेक्टली हो सकती हैं, डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। तो ये तो इसकी विशेषता है ही नहीं। तो डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ए भी नहीं है। किसी भी कंट्री के लिए जो है इन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉकेज नहीं रखी थी किसी भी देश में, ठीक है। बहुत सारे देश जो उनसे सहायता ले रहे थे, बहुत सारे देशों को ये हेल्प करते थे, ठीक है। इकोनॉमिक ब्लॉकेज कहीं पर नहीं थी कि इस कोल्ड वार की विशेषता थी कि वो इकोनॉमिक ब्लॉकेज कर रहा था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए, नहीं कर रहा था। वो तो अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे। इकोनॉमिक ब्लॉकेज क्यों करेंगे, ठीक है। उनको तो ज़रूरत थी कि उनके साथ ज़्यादा देश आ जाएँ, तो वो नहीं करेंगे। आप एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। तो ए, सी और डी आंसर होना चाहिए था इसका। इन्होंने जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है इन्होंने सी और डी केवल, यानी कि ये दो आंसर माने हैं, ठीक है। इन्होंने ए को हटा दिया है, ठीक है। जबकि आप इन चीज़ों को जब देखेंगे तो ए भी इसके अंदर आना चाहिए, सी भी इसके अंदर आना चाहिए और डी भी इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है प्रोपेगेंडा युद्ध भी आपको कहीं ना कहीं पे लगे कि नहीं प्रोपेगेंडा भी नहीं था, प्रोपेगेंडा तो होता था, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है। ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है, आप याद रख लीजिए। इसकी 12056 ये आईडी है इस क्वेश्चन की, 056। इसके बाद आते हैं आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पर सोवियत संघ के साथ अमेरिकी संबंधों का प्रभुत्व रहा, जिसका शीत युद्ध के लक्षण के रूप में वर्णन किया जाता है, ठीक है। ये बात ठीक है, सोवियत रसिया और यूएसए के बीच में युद्ध था, क्योंकि शीत युद्ध ने न केवल अमेरिका में सोवियत रसिया के साथ अमेरिका से संबंध देशों और सोवियत संघ के मित्र राष्ट्रों बल्कि अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के साथ अमेरिका और उसके मित्रों के संबंधों में भी रंग रंजित किया, ठीक है। ये बात दोनों ठीक हैं और दोनों एक दूसरे को सही भी बता रही हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे समय में एक ये बात लिखी, किसी ने कही है ये बात, कहता है कि हमारे समय में इतिहास वह है जो दस्तावेजों को स्मारकों में रूपांतरित करता है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है मोमेंट्स के अंदर लेकर के आता है। और ज्ञान का पुरातत्व विज्ञान स्मारकों के अभूतपूर्व वर्णन की खोज है। हाँ, अगर ये बात है, इनको करता है, ये डॉक्यूमेंटों को रखता है, तो फिर पुरातत्व क्या बात करे, इसीलिए तो पुरातत्व स्मारक की खोज है, ठीक है। यही है, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, दोनों सही हैं।
इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवाद के आंतरिक विरोधाभास पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे। कार्ल मार्क्स की कोटेशन है बिल्कुल, ठीक है। अधिशेष मूल्य का शोषण यानी कि पूंजीवाद का सबसे बड़ा विरोधाभास है, यानी कि जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सरप्लस वैल्यूज हैं वो बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। इसके कारण ही जो है इसके ये सबसे बड़ा विरोधाभास है, इसके कारण ही समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर भी इसका सही है। इसके बाद आता है आपका आर्थिक रूप से सर्वोदय के ऊपर, सर्वोदय व्यवस्था की रूपरेखा देश में एक संतुलित एवं सामयिक आर्थिक स्थापित करने का प्रयास करेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, प्रयास तो करेगी। जयप्रकाश लोगों के आर्थिक जीवन में कृषिगत क्रियाकलापों को प्रथम स्थान प्राप्त करते, बात तो ठीक है, लेकिन इसको एक्सप्लेन तो नहीं करती ना कि ये जो है उनके बीच में संतुलन बनाने के लिए जो है वो आपको सर्वोदय के लिए जो है वो कृषि के क्रियाकलाप करने पड़ेंगे, इसीलिए ये करना पड़ेगा, नहीं हो सकता इसलिए, ठीक है। दोनों बातें ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं जा रही है। इसके बाद है राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर, राजनीति के बारे में विश्वासों और मनोभाव का समुच्चय है, जैसा कि लोगों के मौखिक और अमौखिक व्यवहार में है। यानी कि हम जिस तरह की बिलीफ रखते हैं, जिस तरह की हमारी मनोस्थिति है, उस तरीके की वो पॉलिटिकल कल्चर की बात करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो राजनीतिक संस्कृति के प्रतीकात्मक और रूपात्मक प्रतिमान यानी कि मॉडल्स जो हैं इस बात के घोतक हैं, उतनी ही राजनीतिक संस्कृतियाँ हो सकती हैं जितनी की राजनीतिक प्रणालियों के में राजनीतिक विकास की गतिशीलता। बात तो बिल्कुल ठीक है कि उतने ही पॉलिटिकल कल्चर हो सकते हैं, जितने पॉलिटिकल कल्चर होंगे उतने ही पॉलिटिकल सिस्टम भी हो सकते हैं, लेकिन ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में विश्वासों और मनोभाव का समुच्चय हो, ठीक है। इस बात को एक्सप्लेन नहीं करते, दोनों सेपरेटली ठीक हैं, आपस में जुड़ी हुई इतनी नहीं है, ठीक है। इसलिए आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है रॉबर्ट डहाल। रॉबर्ट डहाल ने लोक प्रशासन में अंतर सांस्कृतिक अध्ययन का सुझाव दिया है, ठीक है। इंटरनल जब आप देखेंगे तो ये बात करते हैं, रॉबर्ट डहाल हैज सजेस्टेड फॉर क्रॉस कल्चरल स्टडीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ की बात करते हैं पब्लिक एडमिन रॉबर्ट डहाल। इनका क्योंकि उनका मानना है कि लोक प्रशासन राजनीतिक सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय व्यवस्थाओं के प्रभाव जिसमें वह विकसित होता है उससे बच सकता नहीं, ये बात नहीं कहते, ये कहीं पर नहीं कहते, ये बात ही गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब है ए ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया थर्ड आंसर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अधिकार अनिवार्य रूप से व्यक्तियों एवं राज्य के मध्य परस्पर विरोधी दावों संबंधी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। यानी कि अधिकार क्या होते हैं, व्यक्तियों से संबंधित हैं, ठीक है, व्यक्तियों के दावे होते हैं। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत अधिकारों का सिद्धांत तभी नहीं हो सकता जब तक कि उसमें राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों के कुछ अधिकार न, यानी कि स्टेट के विरुद्ध होना चाहिए लोगों को, बिल्कुल ठीक बातें, दोनों बातें ठीक हैं, तभी अधिकार मिलते हैं, स्टेट ही अधिकार देता है और स्टेट के विरुद्ध ही दावे होते हैं, ठीक है। फिर है इसके बाद की वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन की समस्याएं जो आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं जनसंख्या संगठकों के बिना अस्तित्वान नहीं हो सकती, ठीक है, ये बात ठीक है। प्रौद्योगिकियाँ बढ़ रही हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है और जनसंख्या बढ़ रही है, उनका घनत्व बढ़ रहा है, तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाधान करना कठिन है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसमें अंतर एवं अंतरापीढ़ीगत दोनों प्रकार की सामूहिक क्रियाएं, यानी कि हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी शामिल होती हैं, दोनों ही बातें ठीक हैं, तो क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है नेहरू ने समाज के समाजवादी प्रतिरूपण का समर्थन किया, बिल्कुल ठीक है। नेहरू की नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के विचार स्वीकार को करने से रोका, ठीक है, ये भी बात ठीक है कि नागरिक स्वतंत्रताओं पे जो है वो कंट्रोल किया गया, इसलिए उन्होंने जो है वो प्रोलिटेरिएट ऑफ डिक्टेटरशिप को मानने से मना कर दिया, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट उसको मानने से मना कर दिया, ठीक है, दोनों बातें ठीक हैं। इसके बाद आता है आपका दलीय प्रणाली, पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम जो है राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ने के साधन प्रदान करती है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है, पार्टी सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल एक कंटेक्स्ट है उसके अंदर बात करने की एक बड़ी बात करती है। दलीय प्रणाली का एक उद्देश्य पारस्परिक अभिजात वर्ग को नए अभिजात वर्ग से प्रतिस्थापित करना है। हाँ, बात तो ठीक है। इन पॉलिटिकल एलिट्स क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियाँ काम करती हैं और वो जो पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं वो एक एलिट से दूसरे एलिट में ट्रांसफॉर्म करवाती हैं पावर को, तो दोनों बातें ठीक हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल चुनाव के बाद होने वाले मतों का अनुमान है, ठीक है, तब संपादित क्या मतलब कि और तब निकाला जाता है जब मतदाता मतलब कि वोटर जो है अपना वोट करके बाहर आते हैं, तब आता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये एग्जिट पोल वही होता है। और ओपिनियन पोल के इन्होंने कहा कि ओपिनियन पोल जो वो शोध सर्वेक्षण का वह प्रकार है जिसमें चुनाव के बाद जनमत का पता लगाने हेतु संचालित, यानी कि ये कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल वो है कि जब वोट हो जाए, चुनाव के बाद की बात है, नहीं, ओपिनियन पोल चुनाव से पहले आता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत है, एक स्टेटमेंट नंबर ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि वह 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा, पदावधि समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा, हाँ ठीक है।
उपराष्ट्रपति के बारे में। संविधान इस बात पर मौन है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पूर्व यदि यह पद खाली हो जाता है तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। संविधान ने इस बारे में कोई प्रोविजन नहीं कर रखा, उसके दायित्व का निर्वहन कौन करेगा। ठीक है, मौन है इस बात के ऊपर, वो साइलेंट है। तो ये दोनों बातें जो हैं वो ठीक हैं संविधान के अंदर जो लिखी गई हैं। फिर है आपका पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है। पॉलिसी एंड एजेंडा उन सभी राजनीतिक मांगों का योग है जो लोगों और अथवा समूहों द्वारा एजेंडा में लाए जाने के लिए जो है प्रयास किया गया। देखिए, पॉलिसी जो है, पॉलिसी एजेंडा जो है वो कभी भी लोगों की डिमांड नहीं होती हैं। ठीक है, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट बनेगी फिर यहाँ पे। ठीक है, पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी एजेंडा जो उन मांगों से बना होता है जिन पर विचार करने हेतु नीति निर्माता सहमत होते हैं, यानी कि पॉलिसी मेकर जो हो वो उनके ऊपर जो है वो कंसेंट दे, वो सहमत हो, वो बात होती है। ये बात ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसके बाद जो है IMF और IBRD दोनों के मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन में। ठीक है, ठीक है, भारत का ठीक है, ठीक है, ठीक है, IMF और IBRD दोनों के मुख्यालय जो कहाँ पे हैं, वो वाशिंगटन में है। ठीक है, ये बात ठीक है। भारत का IMF में मत प्रतिशत 10% है। भाई 10% मत हो गया तो भारत तो भाई पावरफुल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो कैसे है, 10% तो नहीं है, अमेरिका का ही 16% है, 16.85% है, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो 16% तो उनका है, तो भारत 10% कैसे हो जाएगा। भारत तो वहाँ से लोन लेता रहता है, भारत को तो जीरो मिलेगा वहाँ पे, देखना आप। ठीक है, तो एक तो ठीक है, दूसरी बात गलत है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ गए हैं आपके। अब बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखिए, यहाँ पे आपकी सूचियाँ मिलानी है। ठीक है, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये किसकी है, ये हना अरेंट की, हना अरेंट की किताब, विको एंड हर्डर टू स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। ठीक है, ये किसकी है, ये आपकी आ जाएगी आयशा बर्लिन की। ठीक है, टू स्टडीज़ के ऊपर बात करें तो आयशा बर्लिन आते हैं। द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग, द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग, तो ये हो जाएगा आपका माइकल ऑक्सफोर्ड। द टेरनी ऑफ मेरिट, माइकल सैंडल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट। देखिए, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ये तो आपने पढ़ा होगा, वर्चू इज नॉलेज, तो आप प्लेटो को लगा दीजिए। ए का 2 आंसर, ए का 2 एक ही जगह पे दे रखा है, तो अपने आप ऑटोमेटिक जो है आप इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है नॉलेज इज पावर माइकल फूको आप लगा देंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझते रहनी है, इस तरीके से आपके आंसर निकलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है जैसे कि सूर्य स्प्लिट कब होता है, सबको पता है, 1907 में होता है। क्विट इंडिया 1942 में होता है। नॉन कॉपरेशन जो 1919 में होता है। महाड़ सत्याग्रह 1927 में होता है। तो ये सबको पता है, हर कोई ठीक करके आएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, ये किताबें हैं, पॉलिटिकल चेंज इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म। एक कार्ल ड्यूस मतलब कि कॉट्स्की हुए हैं, जॉन कॉट्स्की की ये किताब है। आप देख लीजिए ए के साथ 4 कहाँ पे है। ठीक है, ए के साथ 4 2 जगह पे है। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलाना है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट की कौन बात करेगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो CH डूड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, डेविड एप्टर इसकी बात कर। ट्रेडिशन चेंज एंड मॉडर्निटी, इनकी किताब है एस एन असिस्टेंट की। ठीक है, असिस्टेंट की, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पॉलिटिकल, ये बिल्कुल एक एक्यूरेट आप पता होंगे आपको सभी को कि 8th शेड्यूल है, अपने 8th शेड्यूल को आपस में मैच करना। 4th शेड्यूल के अंदर जैसे एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, 10th शेड्यूल प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिफेक्शन, 7th शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, 6th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स एरिया इन सम स्टेट्स। तो ये सारे के सारे ठीक है, सारे के सारे एक्यूरेट है, राइट है। अब आपको बताना कि इनके संस्थापक कौन कौन रहे हैं इन पार्टियों के। आपको पता होगा कि PDP का आपको सबका मुफ्ती मोहम्मद, ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो वो हैं। DMK का भी सबको पता होना चाहिए, अन्ना दुर्रई वो होते हैं। ठीक है, तो A का 2 और D का 4, ये एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे है। तो सॉरी, A का जो है 3 है, A का 3 ये रहा, बिल्कुल एक ही आंसर में। ठीक है, और D का 4 जो है ये 2 जगह था, लेकिन A का 3 सबको पता होगा। ठीक है, DMK का ये सभी। ठीक है, TDP का आप निकाल लेंगे, चंद्रबाबू नायडू आजकल उनके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, रामचंद्रन हो गए, रामाराव जो हैं वो AIDMK के रामचंद्र है, TDP के जो हैं रामाराव हैं। ये इस तरीके से आपको निकाल लेना है। इसके बाद जो है जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी होगी उसका बहुत आसानी से ठीक हो जाए। डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑब्जेक्शन, ओबीडियंस एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, जीरो इंडिफरेंस की थ्योरी किसकी है, चेस्टर बर्नार्ड। देखिए, ठीक है, इसके बाद आता है आपका डिस्टिंक्स बिटवीन इकोनॉमिक मैन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। ये किसका कॉन्सेप्ट है, हर्बर्ट साइमन का सीधा। डिस्टिंक्स बिटवीन क्रिस्मेटिक लीडरशिप एंड लीगल रैशनैलिटी, तो ये मैक्स वेबर। डिस्टिंक्स बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड मशीन्स ऑफ मैनेजमेंट FW टेलर। ठीक है, हो जाएगा ठीक। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं,
ये वाली पॉलिसी आती है आपकी। उज्ज्वला कौन सा मंत्रालय संभालता? बाल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आपको पता है ना, जहाँ पे गैस वगैरह जो ये सब्सिडी दी गई थी। सौभाग्य योजना कौन? ऊर्जा मंत्रालय। अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसके बाद जो है ये आपको बताने ऑपरेशन कब कौन से किसके किसके कार्यकाल में हुए हैं। तो श्रीलंका में शांति सेना भेजी 1987 में, किसने भेजी थी? राजीव गांधी ने। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में, इंदिरा गांधी का काल था। लाहौर घोषणा कब हुई थी? 2002 में, किसके साथ में थी? अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक्टिस्ट नरेंद्र मोदी जी 2014। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आता है बांडुंग कॉन्फ्रेंस कब होती है? 1955 में। बेलग्रेड कब होती है? 1961 में। न्यू दिल्ली में 1983 में, और डरबन समिट 1998 में। ठीक है, ये आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद है ये कुछ चीज़ें पूछ रखी हैं। ये क्वेश्चन तो देखो बहुत ही आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, कि जो यहाँ पे दिया है अरेंज द कॉन्सेप्ट्स इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशंस, यानी कि इन कॉन्सेप्ट्स का इवोल्यूशन पहले बाद में किसका होता है? तो सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका लीगल सॉवरेनिटी का। उसके बाद आपका आता है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का। उसके बाद आता है आपका पॉपुलर सॉवरेनिटी का। उसके बाद आता है आपका प्लूरल सॉवरेनिटी का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके इस तरीके से आएंगे। ठीक है, आपको याद होने चाहिए किस किस के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, इसके बाद है ये एक क्वेश्चन जो है ये बीच में छोड़ दिया गया था, लेकिन इसको देख लीजिए। ये किताबें हैं, कौन सी कब किताब आती है? तो आपको देखो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आएगी ना ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन कंडीशन किसकी किताब है? हन्ना अरेंट की किताब है। ठीक है, स्फीयर ऑफ जस्टिस ये इसके बाद के हैं। आफ्टर वर्चू सारे इसके बाद आ जाएंगे। बी, उसके बाद आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, माइकल ऑक्सफोर्ड वगैरह जो हैं वो यहाँ पे आपके आते रहेंगे। फिर ये जो हैं आपके स्फीयर ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। माइकल सैंडल वगैरह इनकी किताबें आ जाती हैं। इसके बाद जो हैं ये देखें, इनका भी आपको जो है वो स्टेटमेंट बनानी है। ये देखिए, इसके अंदर देखिए संपूर्ण क्रांति कब आती है? कब आता है? 1975 में आइडिया दिया गया। राज्य का सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य का दिया गया है। ठीक है, कौटिल्य ने दिया है। ठीक है, रेडिकल ह्यूमनिज्म जो है, रेडिकल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट जो 1940 में डेवलप होता है। ठीक है, और 1946 में इनकी एक पार्टी बन जाती है 1946 में। तो ये तो बाद में, सत्याग्रह उससे पहले आ चुका था भाई 1917 में ये, जबकि ये तो महात्मा गांधी बहुत पहले थे वहाँ पे। तो सबसे इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए BDCA, इस तरीके से आंसर होना चाहिए। BCDA कर रखा है, तो ये आंसर मुझे डाउटफुल लग रहा है। इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, अगर NTA चेंज करेगी तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ सकता है NTA को। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है B तो ठीक है, सप्तांग थ्योरी ठीक है। C, उग्र मानववाद पहले नहीं आता है, सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट जो वो पहले आता है, सत्याग्रह का। रेडिकल ह्यूमनिज्म बाद की बात है। ठीक है, इसके बाद जो है वो क्रोनोलॉजिकल अरेंज द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज दे डेवलप्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें बतानी है। सबसे पहले आती है आपकी पॉलिटिकल सेपरेटिज्म का। ठीक है, पॉलिटिकल सेपरेटिज्म का कॉन्सेप्ट जो वो सबसे पहले आता है। उसके बाद आता है आपका लॉ को कोडिफाई किया जाता है। पॉलिटिक्स को जो है वो पहले अलग अलग किया गया। ठीक है, उसके बाद जो है कानूनों को जो है वो एक किताब की तरह बनाने की बात की गई, उनको कोडिफाई किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की शुरू होती है इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद चेक एंड बैलेंस यानी कि आपस में एक दूसरे पे कंट्रोल, तो वो होता है अमेरिका से शुरू। ठीक है, ये इसका CBDA ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है संविधान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अरेंज करना है आपको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखिए, महिलाएं पुरुषों के समान कार्य हेतु समान वेतन की बात आर्टिकल 39 है। सभी नागरिकों को पूरे देश में समान नागरिक सुविधा आर्टिकल 44। निर्धन के लिए समान न्याय बढ़ावा देने मुक्त विधि सहायता 41। ठीक है, इसके बाद लोक सेवा और न्यायपालिका, लोक सेवा में न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथककरण। ठीक है, सेपरेटेशन। ठीक है, सेपरेशन की बात की गई है। ठीक है, सेपरेट द जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस। तो ये बात कौन करता है? ये बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 50 के अंदर। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ACBD ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है चिपको मूवमेंट, कब कौन सा मूवमेंट बना है? तो चिपको मूवमेंट 1974 में। ठीक है, इसके बाद जो है एपिको मूवमेंट आता है। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, और फिर आता है आपका जन लोकपाल बिल और जल सत्याग्रह की 2016 की बात है, ये नया आया था। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये बताना है आपको, एल्टन मेयो के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इसको। एल्टन मेयो को जिसने पढ़ा आराम से कर लेगा कि सबसे पहले वो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद वो रिले असेंबल रूम करता है, फिर मास इंटरव्यू करता है उन सभी का, फिर बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है, यहाँ पे दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार विरोधी कर्मों उनके बारे में बात करनी, भ्रष्टाचार के विरोध में सरकार ने क्या कानून लाए हैं। ठीक है, तो ये कानून आपके सामने दिए हुए हैं, इन सभी कानूनों का आप खुद देख लेना और इनकी एक बार डेट निकाल करके देख लेना, ये आंसर ठीक भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद वो है लिस्ट क्रोनोलॉजिकली द जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट बाय इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की ये वाली एक्सरसाइज वो कब कब कहाँ पे की गई है। ठीक है, हो सकता है इसका आंसर अलग भी हो सकता है, आप लोग इसको जरूर चेक करें। मैंने इसको चेक नहीं किया था, मैंने इसको एनटीए का आंसर ठीक मान लिया था क्योंकि मैंने इसको क्रॉस चेक नहीं किया था। डेजर्ट ईगल जो है वो 2016 की बात है, इंद्रधनुष 2015 की बात है, तो और सामवेद जो है वो शायद 2017 में या 18 में हुआ है, और टेबल टॉप जो है वो शायद इसके बाद में होता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ABCD दे रखा है तो मैंने इसको इसी तरीके से माना कि ये दोनों एक जैसे से मूवमेंट है, एक साथ से हुए हैं, तो टेबल टॉप और संवेदना। ठीक है, संवेदना जो है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो आता है आपका ब्रिक्स की समिट बता रखे हैं। ब्रिक्स की समिट कौन सी कब कहाँ होती है, तो सबसे पहले आप लगाए डरबन वाली जो समिट होती है वो होती है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। उसके बाद जो होती है आपकी वो ऊफा के अंदर होती है, फिर जोहान्सबर्ग वाली होती है, फिर वर्चुअल समिट जो होगी वो तो सीधी सी बात है कि वो कोरोना टाइम में ही हुई होगी, तो अभी की पुरानी समिट ही है, बिल्कुल लास्ट में यही आएगी, सबसे लास्ट वाली यही होनी चाहिए, डी वाली। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। अब आते हैं आपके पैराग्राफ पे। पैराग्राफ बहुत सिंपल दिया गया था। पैराग्राफ में क्या गया था कि ये अधिनायकवादी, बिल्कुल बिना पढ़े आप आंसर दे सकते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं रखते हैं वो बिल्कुल नाम मात्र की। ठीक है, नेतृत्व का जो जो वहाँ पे लीडरशिप होती है वो बिना प्रतिस्पर्धा के तरीके से चुनाव होता है। ठीक है, कुछ लोगों को लामबंद करने का इसमें काम होता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि लोकतांत्रिक मजबूती के लिए जन संगठन उपयोग करेंगे, ये नहीं करते हैं ये लोग, कभी नहीं करेंगे, आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे इसका क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दे दी। ये पूछा गया है कि अधिनायकवादी में सत्ता के प्रति कोई पर्सन किए बिना आज्ञा पालन अपेक्षा की जाती है। हाँ, बिल्कुल सोचते हैं कि हम कुछ भी कहें बिना कोई पर्सन किए उसका पालन कर ले। फिर अधिनायकवादी सरकार में प्राय नेताओं के स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव का अभाव होता है, यानी कि चुनाव को करवाया जाता है लेकिन वो बिल्कुल नाम मात्र के दिखाने के लिए। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, वो बनता है आपका राजनीतिक सत्ता की अविवेकी स्वीकार्यता का आदेश देती है। ठीक है, अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं क्यों अपनी राजनीतिक सत्ता की अविवेकी स्वीकार्यता का राजनीति क्यों देती हैं, तो सीधी सी बात है राजनीतिक अर्थव्यवस्था की रोकथाम के लिए। ठीक है, कि बिना सवाल पूछे काम करिए। फिर जैसे कि ये कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं अपनी तानाशाही को वैध बनाती हैं कपटपूर्ण और अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। ठीक है, यानी कि ये इनका तरीका है इस चीज़ को लागू करने का, अपने शासन को लेजिटिमाइज करने का, उसको बनाए रखने का। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में नागरिक संस्थाओं की परिस्थिति क्या रहती है। देखो, मतलब कि लोकतंत्र की तुलना में अधिनायकवादी संस्था के अंदर एक अथॉरिटेरियन स्टेट में और डेमोक्रेटिक स्टेट में अंतर बताना है आपको। तो अथॉरिटेरियन स्टेट में तो जो स्वतंत्रता होती नहीं है, बहुत कम होती है, लोकतांत्रिक में होती है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरी, उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है, लोगों की स्थिति में, सिटीजन्स की फ्रीडम्स में, फ्रीडम में परिवर्तन नहीं, अपरिवर्तित रहती है, यानी कि परिवर्तन होता है भाई, अपरिवर्तित नहीं रहती, परिवर्तन होता है, उनके अंदर चेंज आता है। ठीक है, वो अनचेंज नहीं होंगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिजिम्स के अंदर जो है उनको स्वतंत्रताएं ज़्यादा हैं, अनडेमोक्रेटिक में कम है। या फिर उनकी स्वतंत्रताओं का आदर किया जाएगा। अरे भाई, कौन आदर करेगा यार, जब स्वतंत्रताएं कम कर दी गई तो आदर कैसे किया जाएगा सिटीजन्स की फ्रीडम्स का। तो इसका मतलब है ये सभी गलत हैं, इसका आंसर होगा 4th। ठीक है, एनटीए ने आंसर दे रखा 3। तो इस क्वेश्चन को तो आप कोई भी चैलेंज कर लेना, ये क्वेश्चन डेफिनेटली डैम श्योर ये चेंज करना पड़ेगा, एनटीए को इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, जिसका भी ये क्वेश्चन है अपना बेशक देख लेना, ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और आंसर जो 4 लेना पड़ेगा। इसके बाद आता है कि भविष्य में लोक प्रशासन की प्रमुख भूमिका मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो भविष्य में जो मेन जो उनकी भूमिका रहेगी वो रहेगी लोगों का जो वैज्ञानिक चिंतन है, लोग वैज्ञानिक तौर पे सोचना शुरू कर रहे हैं, वो सबसे मेन रहेगा आगे आने वाले समय में। ठीक है, इसके बाद जो है वो आता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये निम्नलिखित लोक प्रशासन के व्यवसाय के संक्रमण किसने चिन्हित किया है। देखो, संक्रमण की बात हुई है, ट्रांसमिशन की बात हुई है, ट्रांसमिशन कौन कर रहा है। कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि 30 साल पहले डिवाइड वाल्डो 1968 में रूपांतरणों को विज्ञान, ये आंसर लगा दिया होगा डिवाइड वाल्डो। नहीं भाई, इस बात को, इन्हीं की बात को, ये जो 30 साल पहले वाली बात है, ये पूरी की पूरी कोटेशन
लिन की है 1996 में। तो इसका मतलब इसने निकाला है, इसने बताया कि वाल्डो ने इस तरह की कोशिश की थी जिसने इन चीज़ों को देखा, लेकिन फाइनली निकालता कौन है? लिन निकालता है। तो लिन यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका कथन कौन सा लोक प्रशासन विषय के संक्रमण से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सा जो है वो लोक प्रशासन का विषय से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो वो होगा बाजारों का आर्थिक एवं वित्तीय संकट। देखो ये तो इसके अंदर दे रखे हैं, तीनों चीज़ें आपको इसके अंदर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये नहीं है तो ये हटा देनी है आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका लगभग ये है कि भविष्य में लोक प्रशासन का मूल्यांकन, असर्शन रीजन का लोक प्रशासन का मूल्यांकन वैज्ञानिक उपकरणों अर्थात निष्पादन सूचकांक और उच्च मानकीकृत सिद्धांत द्वारा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वैज्ञानिक तरीके से होगा, वैज्ञानिक टेक्निक्स यूज होंगी, स्टैंडर्ड थ्योरीज होंगी। ठीक है, और कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई कर करके देखे जाएंगे। फिर है कि पब्लिक चॉइस और एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का प्रभाव वर्तमान समय में प्रशासन पर अधिक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम देखें कि यही चीज़ ठीक है, इस चीज़ को हम नहीं मान सकते, ये बात गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका कि लोक प्रशासन के विषय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प क्या है। लोगों को अच्छे और कुशल प्रशासन की जरूरत, बिल्कुल इसके अंदर दे रखी है चीज़ें। लोगों को गुणवत्ता सेवाओं की अपेक्षा है, लोगों को संस्थानों प्रभाव के प्रबंधन की अपेक्षा है, ये तीनों चीज़ें हैं, ये नहीं है उसको। ठीक है, तो इसका मतलब ए, बी और सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। सही बताना था आपको, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर। आपको जो है अब ये लग रहा होगा कि इस पेपर में जो है यहाँ पर हम जो है एक बात मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि यहाँ हम जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि अब मुश्किल पेपर कौन सा रहा। तो मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे करके दे देता हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने दोनों पेपर अटैम्प्ट करके देखे, मेरे पास ये पेपर है, पहले मैंने इनको अटैम्प्ट किया, उसके बाद इनको सोल्व करके मैंने देखा। मैंने जो सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर देखा था, सेकेंड शिफ्ट वाले मेरे क्वेश्चन सही होते हैं 78, फर्स्ट शिफ्ट वाले मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं 74। अब आपको लगेगा कि सर ये कैसे, लेकिन एक और बात है, फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस पे डाउट है, तो मुझे लग रहा है कि वो क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 76, ये 78 ही रहेंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो आप पूरे के पूरे पेपर का एनालिसिस ये कहता है फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के बारे में कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है, क्वेश्चन फ्रेमिंग बिल्कुल सेम टू सेम की गई है, पैराग्राफ बिल्कुल सेम टू सेम है, लगभग उसी ट्रिक के साथ पेपर सोल्व होगा जैसे उसमें था। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि पैराग्राफ के पहले में भी 5 ठीक मेरे, दूसरे में भी 5 ठीक मेरे, और दोनों शिफ्ट में 10 के 10 ठीक मैंने करने की कोशिश की, 10 के 10 ठीक हुए। ठीक है, असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन हैं, असर्शन रीजन वाले, इन दोनों के अंदर मैंने देखा कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो है, यहाँ जो अभी जो हमने सोल्व किया, इस फर्स्ट शिफ्ट में जो मैंने सोल्व किया उसमें मेरे ठीक हो रहे हैं। मान लीजिए कि ये 10 क्वेश्चन हैं तो 10 में से 9 ठीक हो रहे हैं। सेकंड शिफ्ट जो थी उसमें 10 में से मैंने 10 के 10 ठीक कर लिए। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर जो 10 क्वेश्चन वो भी हैं लगभग, तो वहाँ पे जो मेरे ठीक हो रहे हैं क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट की जब हम बात करूँगा, तो ये सेकंड शिफ्ट जो है, सेकंड शिफ्ट में वहाँ पे ठीक हो रहे हैं मेरे, मान लीजिए 10 हैं तो 10 में से 9 ठीक हो रहे हैं। और यहाँ पे इसके अंदर जो ठीक हो रहे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, यहाँ पे 10 में से मेरे जो वो 9 ही ठीक हो रहे हैं लगभग। अब बात करते हैं मिलान वाले क्वेश्चन की। मिलान, आपस में मिलान करना, सूचियाँ मिलाना, लिस्ट को मैच करना। यहाँ पे अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से ठीक हो रहे हैं 9 क्वेश्चन। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में, तो यहाँ पे 10 के 10 ठीक हो रहे हैं। तो पेपर में डिफरेंस कहाँ है? आपको मेनली तो यही चीज़ जाननी थी। फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन जो कोटेशन जो है, कोटेशन आपकी पता है ये सबको बराबर होती है एक तरीके से। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको वही करने पड़ेंगे अच्छे तरीके से तैयार। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन जो 40-50 क्वेश्चन है वो लगभग सबको आते ही हैं, वो सब ठीक करेंगे ही एवरेज के तौर पे। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है, मैं आपको अगर ये फाइनली अगर मैं कहूँ कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा, तो रिजल्ट मुझे रहेगा कि मेरे अकॉर्डिंग जो पहली बार मैंने उसको एनालिसिस किया था, पिछली बार जो एनालिसिस मैंने डाल रखा कि पेपर 2 जो पेपर शिफ्ट सेकंड शिफ्ट जो वो ज़्यादा मुश्किल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल इतना भी अंतर मुझे नहीं लगा कि 19 और 20 का जो अंतर होता है वो भी इतना नहीं लग रहा है। अब बस इतना कह लीजिए कि जो पैराग्राफ की फ्रेमिंग थी वहाँ से थोड़ा सा अंतर क्रिएट हो रहा है सेकेंड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट में। 19 और 19.5 का अंतर है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, पेपर बिल्कुल सेम टू सेम बन रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, ज़्यादा इसमें समस्या वाली बात है नहीं।
ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप इस चीज़ को मत लें, फिर भी नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन से पता चल जाएगा। और लिस्ट की जहाँ तक संभावना है तो वो आप जैसे ही कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरे इतने बन रहे हैं, आप कमेंट कीजिए, बताइए कि इतने बन रहे हैं। आपको करना क्या है, आपका नेम लिखना है कमेंट में, एन नेम आपका जो भी होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद लिखनी है आपको अपनी कैटेगरी, इसके बाद लिखनी है आपको अपनी मार्क्स लिखने हैं आपके फर्स्ट पेपर के भी प्लस में सेकंड पेपर के भी, ठीक है। फर्स्ट पेपर के कितने हैं, मान लीजिए कि आपके बने 30 और सेकंड पेपर के आपके कितने बने, मान लीजिए कि आपके बन गए 75। तो आपको इज इक्वल टू कर देना है कि मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हैं, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से पता चलेगा, कैटेगरी से पता चलेगा, ठीक है। तो कैटेगरी जो आप बताएंगे उससे पता चलेगा कि हाँ यहाँ से आपका निकल सकता है, ठीक है। तो नाम की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, शिफ्ट बतानी है बस आपको, शिफ्ट बतानी है। शिफ्ट बता दीजिए यहाँ पे, शिफ्ट, कैटेगरी और मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ बता दीजिए, मैं आपको जो कंप्लीट एनालिसिस करके जो है एक वीडियो और बनाएंगे आपके लिए, फिर उसमें आप देखना कि कितनी कट ऑफ जाएगी। और वो वीडियो जो है वो बिल्कुल डिफरेंस होगी, मैं गारंटी देता हूँ। बहुत ज़्यादा स्टिक तरीके से जो है हम कोशिश करें कि स्टिकता निकालें, कहाँ पे कैसे क्या। वो नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के रिव्यू लिए जाएंगे, वो बहुत सारी जगहों से रिव्यू उठा करके लाए जाएंगे, कहाँ पे कितना क्या रहा। तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। हमारा अपना नया कोर्स जो लॉन्च हो चुका है, आप नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके साथ में नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हम आपको नए कोर्स की जानकारी दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।